जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और आपका जो सेशन चल रहा है हिंदी का, और हिंदी में हम लेके आप चलेंगे सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला। और वर्णमाला से स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था भाषा खंड। तो भाषा खंड में मैंने बताया था भले कुछ भी हो लेकिन व्याकरण खंड से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और सबसे पहले हमने व्याकरण खंड में शब्द विचार में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वर्णमाला दोस्तों। तो वर्णमाला कहते किसे हैं? तो सबसे पहले वर्णमाला को जानने से पहले हमारे सबसे पहले जो सीक्वेंस होता है दोस्तों वो होता है भाषा। तो जो भाषा है देखिए ध्यान से दोस्तों, जो हमारी भाषा है, भाषा, जो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। और भाष शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। यानी कि भाषा भाष संस्कृत के भाष शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है दोस्तों बोलना। और बोलने के साथ साथ आपसे जानना है कि भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, सार्थक इकाई का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम बोलते हैं वाक्य दोस्तों। क्या बोलते हैं? वाक्य। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? वाक्य। कितनी गलतियां मत करना दोस्तों, एग्जाम में आपका जब भी आता है तो उसमें कभी कल पूछ देता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो लड़के हमेशा ध्वनि पर या वर्ड पर मार के चले आते हैं, जो कि ये गलत करके आ जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि भाषा के सबसे सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। और वाक्य देखो, वाक्य है जो वाक्य से मिलकर बना होता है और उपवाक्य पदबंध से मिलकर बना होता है। पदबंध किससे? पद या शब्द से मिलकर बना होता है। और जो शब्द या पद जो बने होते हैं वो अक्षर से बना होता है और अक्षर जो है ध्वनि और वर्ण से बना होता है। ध्वनि और वर्ण होता क्या है? ध्वनि मतलब जब हम अपने मुख से किसी प्रकार की आवाज निकालते हैं तो उसे यह ध्वनि व वर्ण कहते हैं। यानी कि मैं कुछ बोल रहा हूं या कुछ कह रहा हूं, मेरे से आवाज जो निकलती है दोस्तों वो एक प्रकार की क्या है? ध्वनि है दोस्तों। और ध्वनि को ही वर्ण करते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि अर्थात ध्वनि को ही हम वर्ण बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है, सीक्वेंस आ जाता है कभी कल के कि निम्न को क्रमबद्ध तरीके से क्या करिए? व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। जब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो आपको एक पॉइंट जानना होता है। कभी कल पूछ देता है कि सार्थक इकाई क्या होती है, तब वाक्य बोलेंगे। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। लेकिन आपसे कभी कभी ये पूछ देता है कि कुछ क्रम दे दिया रहता है और क्रम के अनुसार कहता है कि निम्न को व्यवस्थित करिए, भाषा के आधार पर निम्न को व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले अगर ऊपर से दिया रहेगा तो ऊपर से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया है दोस्तों? ध्वनि। ध्वनि लिख सकते हैं। फिर ध्वनि से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा पद या शब्द, शब्द से बड़ा पदबंध, पदबंध से बड़ा उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य। अगली बार क्वेश्चन जो आया था यूपीएसआई में दोस्तों, वो यूपीएसआई में ये आया था कि वाक्य से छोटा, वाक्य से छोटा, या ये इस तरह क्वेश्चन पूछा था कि वाक्य के बाद सार्थक इकाई क्या है। ऑप्शन में आपको दिया था दोस्तों, वाक्य दे दिया था एक, फिर उपवाक्य दिया था, शब्द दिया था, अक्षर दिया था, ध्वनि दिया था। जैसे में पूछा था ये दोस्तों कि आपका वाक्य से छोटा सार्थक इकाई क्या होती है भाषा की, तो हमारा उपवाक्य होता है। और उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध से जोड़ा पद, फिर उसके बाद अक्षर, फिर ध्वनि। आपको दो चीजें इसमें याद रखना है। एक तो क्रम याद रख लो। जब क्रम याद कर लोगे तो जानते हो कि इससे बड़ा सबसे क्या होगा? वाक्य होगा। सबसे छोटा क्या होगा? ध्वनि या वर्ण। तो आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि या वर्ण। और भाषा की सार्थक इकाई पूछे क्या है, तो वाक्य। ठीक है। फिर आपको वर्णमाला, वर्णमाला होता क्या है? वर्ण मतलब इसका संधि विच्छेद जब करेंगे वर्ण धन माला। वर्ण मतलब अक्षर के जो ध्वनि होती है वो हो गया। माला मतलब समझ रहे, माला एक गुत्थियों से गुथा होता था कि नहीं, उसी प्रकार वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह। एक बात याद रखना, एग्जाम में कभी कहता है वर्णों के समूह को,
लेकिन वो एग्जाम गलत हो जाता है, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक उच्चारण जो हम बोलते हैं, एक लेखन। जो बोलने का तरीका होता है उसमें क्या होते हैं, चार मात्राएं कम हो जाए और इसमें क्या होती है, बदल जाती है। और स्वर में क्या होता है, देखो ध्यान से, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। भेद अगर पूछे तो दो भेद का ना, और लेकिन जब आपसे पूछे, देखो भेद में अगर आपसे पूछ ले तो भेद में स्वर व व्यंजन, लेकिन प्रकार पूछे तो जब प्रकार पूछे दोस्तों तो उसको दो आधारों पर बांटा गया है, एक उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखना। कभी कल होता क्या, पूछता है कि वर्ड कितने होते हैं, अगर उसमें दो चीजें अगर जुड़ी दिख गई, या उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर, इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, गलती ना करना। एग्जाम में जब भी जाना गलती नहीं करनी है, हमें इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर उच्चारण के आधार पर पूछे कितने होते हैं तो आपको 45 स्वर होते हैं। इसमें होता है क्या, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों। फिर लेखन के आधार पर पूछेगा, लेखन के आधार पर जो होता है 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होता है, 35 व्यंजन होता है, 4 संयुक्त व्यंजन होता है। अभी मैं बताऊंगा, इतनी पॉइंट में आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अभी बताता हूं दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। अब आपको जो बताने जा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखना इसको, मैं इधर मिटाता हूं, अब पूरे तरीकों से समझने की कोशिश करना दोस्तों। जब आप समझेंगे पूरी पॉइंट आपको क्या होगी, क्लियर होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं स्लाइड को। देखिए अगला स्लाइड है, देखो दोस्तों, यहां पर उच्चारण के आधार पर मैंने बताया कि उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो देखिए स्वर कितने होते हैं, 10। कौन कौन, अ आ ई, बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, 10 हो गए। फिर व्यंजन 27। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में इसी को आपको पूछता है कि द्विगुण व्यंजन कौन है। देखो क वर्ग में कौन, 5 वर्ण, इस च वर्ग में 5 वर्ण, लेकिन ट वर्ग में आपको एग्जाम में आपको आता है कि आप बताइए कि ट वर्ग में कितने वर्ग होते हैं, अरे कितने अक्षर होते हैं, आपका पूछता है कितने वर्ड होते हैं। लड़के यहाँ पर गलती करते हैं दोस्तों, लेकिन आप गलती न करना। अगर आपसे पूछेगा कि ट वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, आप बताना 7 वर्ण आते हैं। 7 वर्ण कौन कौन आते हैं, ट ठ ड, फिर ढ बीच में, फिर ड, फिर ड की तरह, फिर इस तरह आपको कितने, 7 वर्ण। इस पॉइंट को याद रखना कि सब में 5 होते हैं, यानी क वर्ग में भी 5, च वर्ग में भी 5, लेकिन इसमें कितने वर्ण, 7 वर्ण। ट वर्ग में भी देखिए, ट वर्ग में भी 5, इसमें भी 5। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है दोस्तों, आपको एग्जाम में आ जाता है, लड़के गलती कर जाते हैं, पूछता है कि ट वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो आपको पॉइंट याद रखना होगा दोस्तों कि ट वर्ग में जो आप कहते हैं 7 वर्ण आते हैं। लेकिन जो इस तरह देखिए आपका चंद्र बिंदु लगे नीचे ना, जब चंद्र की तरह लगा है नीचे, अगर आपका क्या लग जाए, इस तरह नीचे लगा रहे में, इसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन है, तो इस दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, त वर्ग में त थ ध न, प वर्ग में प फ भ म। अब देखिए फिर इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। इस तरीके से उच्चारण के आधार पर जो होता है टोटल दोस्तों, मैंने बताया कितने वर्ण, 45 वर्ण, ये हुआ। लेकिन लेखन के आधार पर मैंने बताया कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। एग्जाम में आपको देखो, मैं कुछ कंडीशन ऐसा लिखवाऊंगा, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, एग्जाम में उत्तर लेना है। देखिए जैसे स्वर है ना, स्वर्ग को क्या कहते हैं, 2 भागों में बांट देता है, 3 भागों में बांट देता है, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा अभी, उसमें कोई भी नहीं है। लेकिन पहले आप देखो लेखन के आधार पर स्वर, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जुड़ जाता है।
तो देखो जो इसमें स्वर कितने हो जाते हैं, स्वर 13 हो जाते हैं। पूछे लेखन के आधार पर, ध्यान देना, अगर पूछेगा उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं 10, लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं 13। ध्यान देना दोस्तों इस बात को, लेखन के आधार पर 13 हो जाएगा, व्यंजन कितने 27 हो जाएंगे, अंतस्थ कितने 4, ऊष्म कितने 4, संयुक्त व्यंजन 4। इस पॉइंट को सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में सीधा, कि आपका ये जो है पॉइंट ध्यान देखना दोस्तों, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है दोस्तों कितनी है 4। कौन कौन, छत्रि छ त्र ज्ञ श्र। पूछता है कि श्र किन वर्णों से मिलकर बना है, तो श्र आपका स और र से मिलकर बना है। इज्ञा किसे, ज और अज्ञा से मिलकर बना है। छत्री छ क और स से मिलकर बना है। त्र त और र से मिलकर बना है। आपको एग्जाम में मैं अब जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, नोट कर कर इस पॉइंट को नोट कर, जब एग्जाम में केवल इन शब्दों का प्रयोग न करें। अगर आपसे पूछ दे कि संयुक्त उच्चारण के आधार पर, चाहे लेखन के आधार पर किस श्रेणी में आता है, तो जो संयुक्त व्यंजन है वो लेखन के आधार पर आता है, उच्चारण में नहीं आता है। पूछेगा निम्न में से उच्चारण के आधार पर वर्ण नहीं है या व्यंजन नहीं है, तो आपका कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। देखना दोस्तों मैं एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट, इस पॉइंट को याद रखना। अगर आपको दे दे एग्जाम में, देखना एग्जाम में देता क्या, अगर आपको ना उच्चारण का प्रयोग करने के लिए कहा, न लेखन के आधार, इन शब्दों का प्रयोग ना करे, अब बोले कि निम्न में स्वरों की संख्या कितनी है, तो ओनली केवल स्वरों की संख्या पूछे, इस शब्दों का प्रयोग ना करके केवल स्वर पूछे, तो स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे केवल, तो स्वरों की संख्या मारना दोस्तों 11। ऑप्शन में 11 वाला ऑप्शन में आपको क्या होगा। अगर आपसे केवल पूछे व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या, तो इसका संख्या 33 मारना दोस्तों। 33 कैसे आता मैं अभी बताता हूं, ठीक है। होता क्या है एग्जाम में, जब इस तरह आपको उच्चारण या लेखन के आधार पर न दिया रहे, केवल पूछे निम्न में स्वरों की संख्या क्या है, तो 11 वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में व्यंजनों की संख्या क्या है, 13 ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछे कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण की संख्या, तो इसका ऑप्शन 52 वाला सही होगा दोस्तों। 52 वाला कैसे, जो हमारा लेखन के आधार पर होता है उसी टोटल संख्या को हम वर्ण में गिनते हैं, लेकिन जब स्वर को बांटते हैं दोस्तों, तो यहां पर जो ये स्वर है दो, इसमें क्या होता है, ये दोनों विसर्ग स्वर कहलाते हैं, यानी कि विसर्ग में आ जाते हैं दोस्तों। ये क्या कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से होता है क्या, स्वरों की संख्या यहां मात्र 11 रह जाती है, और व्यंजनों की संख्या में जो द्विगुण व्यंजन है, ध्यान देखना, जो द्विगुण द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन का मतलब ये वाली जो संख्या है इसको छोड़ देते हैं आप। ध्यान देखना मैं बता रहा हूं, जो इसको और इसको छोड़कर, इसको इसको छोड़कर, यानी कि देखो 25 यहां से हो जाएगा और 13 यहां से होगा। ध्यान देना, अब हमें व्यंजनों की संख्या क्यों 33 किया मैंने, 11 क्यों हुआ है, मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पर जो अंग और अ होता है इसे हटाकर विसर्ग में ले लिया जाता है, तो जो शेष बचता है वही स्वरक संख्या में आता है। फिर व्यंजन में क्या होता है, द्विगुण व्यंजन को हटा देते हैं, तो यहां से 25 हो गया। अब 25 के बाद इन चारों को ले लेते हैं, अंतस्थ उस्मर संयुक्त व्यंजन को, जिससे व्यंजनों की संख्या केवल 33 मानी जाती है। और जब कुल वर्णों की संख्या पूछता है, तो लेखन के आधार पर जितना वर्ण रहता है उसका आंसर करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना, एग्जाम में इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट क्या रखना, जब आपका आंसर पूछे इनका प्रयोग न किया रहे दोस्तों, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर पूछे द्विगुण व्यंजन कौन है, तो आपको ड और एक बात आपको बताना चाहता हूं,
जब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं उसमें। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे में ये वर्ड जो होते हैं प्रयोग किए गए रहते हैं, जैसे में देखो, जैसे में आपको क्या किया जाता है, ध्यान से समझना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगत व्यंजन। और आगत व्यंजन को देखो, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन को ही बोलते हैं विदेशी अनुग्रहित व्यंजन, इसे बोलते हैं अनुग्रहित व्यंजन, अनुग्रहित व्यंजन। और अनुग्रहित व्यंजन होता कौन कौन है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज और फ, और जिसमें नुक्ता शब्द जुड़ा रहता है, इस तरह और इस तरह, ये दो वर्ड क्या है, आगत व्यंजन या अनुग्रहित व्यंजन। अगर आपसे पूछता है कि कुछ होते हैं जो आगत मतलब दूसरी जगह से आए हैं, जिसमें हम बोलते हैं अरबी, देखो ध्यान से, अरबी या फारसी भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं, तो जो नुक्ता व्यंजन होते हैं, नुक्ता वर्ण, नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण, नुक्ता चिन्ह वर्ण, नुक्ता चिन्ह वर्ण का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ण ले लो, जैसे मैंने के वर्ड ले लिया क, ख, ग, अब आपका ज, फ, चाहे कोई भी वर्ड ले लो, चाहे च ले लो, कोई भी, लेकिन इसके नीचे एक नुक्ता लगा दो, इस तरह नुक्ता, इसे बोलते हैं नुक्ता, इस तरह लगा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरबी फारसी वर्ण। अरबी भाषा से या फारसी भाषा से लिए गए वर्ण, जिस शब्द में नुक्ता लग जाए, नुक्ता चिन्ह लग जाए, तो समझ जाना उस भाषा को कहां से लिया गया है, अरबी और फारसी से लिया गया। ये एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे में एक आता है अंग्रेजी वर्णमाला से, एक वर्ड लिया गया है अंग्रेजी वर्ड से, अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा में जैसे में आ, और इस पर चंद्र बिंदु इस तरह लगाते हैं, लेकिन इस तरह ही अंक वाला नहीं, बस इस तरह अगर दिया रहे तो इसको याद रखना, जो अंग्रेजी से ये शब्द लिया गया, इस वर्ण को किससे लिया गया, अंग्रेजी भाषा से। अगर इस तरह दे दिया रहे नुक्ता लगाकर, तो समझना अरबी और फारसी से लिया गया है। लेकिन पूछे आगत व्यंजन कौन है, आगत व्यंजनों को अभी तक केवल दो का प्रयोग हम लोग करते हैं ज्यादातर, और ये अनुग्रहित व्यंजन भी बोलते हैं इसे, और ये कौन कौन है, ज और फ। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये आपको नहीं बोलना है दोस्तों, इसलिए नहीं बोलना है कि इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर व्यंजन, तो अब स्वर हेडिंग डालेंगे दोस्तों, और स्वर के बारे में पढ़ेंगे, कौन किसके आधार पर क्या होता है, कितना होता है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड देखो, ये आपके स्वर की है। देखो दोस्तों, स्वर, स्वर क्या होता है, स्वर मतलब स्वर वोवेल्स, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ड क्या कहता है, स्वर कहलाता है। अर्थात किसी वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की जरूरत जब नहीं पड़ती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर क्या होता है, ध्यान देखना, स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने होते हैं, जिसमें किसी भी वर्ड की क्या होती है, सहायता न ली जाती है। और परंपरागत रूप से जो वर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। इस पॉइंट को याद रखना, परंपरागत का या लेखन के आधार पर जो वर्ड आता है, अगर इस वर्ड को जोड़ देगा तो 13, और उच्चारण की दृष्टि से 10। लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग जब नहीं करेगा तो स्वर कितने, अभी मैंने बताया आपको 11 वाला ऑप्शन सही मानना। फिर स्वरों का वर्गीकरण, जो स्वरों का वर्गीकरण जो होता है 6 प्रकार से होता है दोस्तों। कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है दोस्तों। अर्थात 6 प्रकार से क्या होता है, स्वरों का वर्गीकरण होता है। नंबर 1 क्या होता है, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, जैसे में हर्षस्व स्वर, जिसको बोलने में एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वो कौन कौन है, ध्यान देखना, ये आपको क्या हो गए, हर्षस्व स्वर, यानी कि अ ई उ। आपका री भी लिया जाता है हर्षस्व स्वर में कहीं कहीं, लेकिन आपका जनरली जब लिया जाता है, जनरली में आपका अ ई उ लिया जाता है दोस्तों। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, याद रखना दोस्तों। अगर पूछे हर्षस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका ऑप्शन में 4 आप मारना, लेकिन जनरली अगर गिना जाता है इस तरह हर्षस्व स्वर अ ई उ को ही गिना जाता है।
और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं, मात्रा मैंने लिखा है, हर्ष स्वर में एक मात्रा का प्रयोग, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का प्रयोग, प्लुत स्वर में आपका तीन मात्रा का प्रयोग। अर्थात मात्रा उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, तीन होती है। कौन कौन? एक होता है आपका हर्ष स्वर, नंबर दो होता है दीर्घ स्वर, नंबर तीन होता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग जो होता है किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, आप एग्जाम में पूछता है कि जो आपका प्लुत स्वर है इसका प्रयोग कहां किया जाता है, या पूछ देता है कि नाटक के संवाद या नाटक में या सॉरी दोस्तों, जब पूछे प्लुत स्वर का प्रयोग कहां होता है तो किसी को पुकारने में या किसी नाटक के संवाद में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, और प्लुत स्वर में तीन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। पुकारने का मतलब आप देखो देहाती भाषा में कैसे बुलाते हैं, रमुआ, मतलब उसको घींच कर बोलते हैं। जब आप कोई नाटक करते हैं चाहे कुछ भी लीला करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बात को कहते हैं तो उसमें कहते हैं, आप देखें गा कर बोलते हैं राम, ओम, क्या करते हैं, गीच के बोल रहे हैं। अर्थात तीन मात्रा का प्रयोग, अर्थात प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जीव के प्रयोग के आधार पर, मतलब हमारी जीव के आधार पर क्या बोल जाते हैं, अग्र स्वर, मतलब जीव के अगले भाग से कौन कौन से निकलते हैं, ई ए। बोलिए, बोलकर देखिए दोस्तों, तब ई ए आएगा। फिर मध्य स्वर, मतलब जीव के मध्य भाग से अ। फिर पश्च भाग में, मतलब जहां से खत्म होती है जीव वहां से आ। बोलिए, देखिए आपको जहां से जीव समझ में आ जाएगा तुरंत, ओ आ। इसका याद रखना, अंग्रेजी भाषा से लिया गया, इसका भी प्रयोग किसमें, पश्च स्वर में। जब आ बोलेंगे तो आपका यहां से दिखेंगे, लगेगा कि यहाँ वाली भाषा क्या होती है, निकल रही है। फिर मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, जैसे हम किसी शब्द को बोल रहे हैं तो हमारा मुख क्या हो रहा है, किस बंद हो रहा है, कुछ खुला रह जा रहा है, कुछ आधा खुला है, कुछ पूरा खुल जा रहा है। विवृत का मतलब होता है खुला। जब आ मतलब हमारा मुंह खुल जा रहा है पूरा, यानी कि मुख द्वार या विवर के आधार, खुलने के आधार पर विवृत ये कितने, आप ध्यान रखना, जीव के प्रयोग के आधार पर कितने, तीन। पहला ये हो गया, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा आपका पश्च स्वर। मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर कौन कौन, देखो, एक विवृत स्वर, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत, यानी कि चार प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से दोस्तों, चार होते हैं। किसके, मुख द्वार के आधार पर। पहला विवृत स्वर, इसमें केवल एक आ। और विवृत मतलब आधा खुला हुआ आधा बंद, तो अ ए ओ आ। थोड़ा मुंह खुला है ना, बोल के देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। संवृत मतलब बंद, ई ऊ, थोड़ा बंद है कि नहीं। अर्ध संवृत मतलब थोड़ा खुला हुआ, आधा खुला हुआ आधा बंद, ए ओ। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, कौन सा स्वर किसमें आ रहा है, एग्जाम में पूछेगा। निम्न में से कौन विवृत स्वर है, विवृत स्वर कौन है, आ। निम्न में से कौन अर्ध संवृत है, ए ओ। निम्न में से कौन अर्ध विवृत है, अ ए ओ आ। फिर संवृत, संवृत का मतलब बंद, ई ए ओ। आप ई उ। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों। फिर आपका ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति मतलब हमारा जो ओठ है इसके आधार पर कौन कौन से हैं, देखो यहाँ अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी मतलब जो हमारा जो ओठ है ये क्या गोल नहीं बन रहा है, वृत्तमुखी का मतलब गोल बन जाए। जब ओठों की स्थिति क्या हो जाए, गोल। देखो अवृत्तमुखी अ आ ई ए। लेकिन वृत्तमुखी में कौन, इसको बोलोगे तो आपका जो आकृति है ओठों की वो गोलाकार हो जाएगी। ऊ, देखो मुंह बन गया, ऊ ओ आ, बना कि नहीं। ये आपका दोस्तों क्या था, चार प्रकार। अभी दो प्रकार बताता हूं, स्क्रीनशॉट लो तुरंत, स्क्रीनशॉट लो तुरंत। देखिए दोस्तों, छठवां क्या है, छठवां जिसे हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, मतलब इसमें दो प्रकार के होते हैं, निरनासुक
जैसे मतलब निरनुनासिक या मौखिक स्वर। निरनानुसिक मतलब जिसमें निर जुड़ गया, अनुनासिक मतलब नाक, अर्थात निर मतलब नहीं, जिसमें केवल या मौखिक स्वर बोलते हैं जिन स्वरों को उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जब मुंह से निकलती है अर्थात अ आ ई, जैसे में आदि शब्द भी इसके आगे जोड़ सकते हैं, जैसे टोटल स्वर को भी कह सकते हैं। तो ये आपको जो होता है ध्यान समझना, जो हवा या नाक या मुंह से निकलने के आधार पर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको क्या है? निरनुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों को बोलने में केवल मुंह का प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक स्वर मतलब मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग किया जाए तो समझ जाना वहां पर कौन सा स्वर हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। जिसमें चंद्रमा बिंदु दिया रहेगा उस समझ जाना सभी लोग अनुनासिक स्वर से ही बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब क्या होता है? कंपन, यानी स्वर तंत्रियों के कंपन जो होता है, श्वास बोलने में जो कंपन आ रहा है उसे क्या कहते हैं? घोषत्व। घोषत्व के आधार का मतलब सभी स्वर 11 हो 13 हो जितना भी है 13 तक सभी स्वर क्या होते हैं? वो घोषत्व, यानी कि घोष सघोष कहिए चाहे घोष कहिए, सभी ध्वनियां क्या है? सभी स्वर ध्वनियां क्या है? सघोष। ये आपको मैंने क्या बताया दोस्तों? पॉइंट याद रखना। सबसे पहले मैंने बताया कि ये कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अगर आपसे पूछे कि स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण, अगर आपसे स्वरों का वर्गीकरण पूछ दे कितने प्रकार से होता है, तो कितने प्रकार से हुआ दोस्तों? 6 प्रकार से। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? मात्रा के आधार पर। सबसे पहले कौन सी? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर ये अब तक कितने प्रकार की? 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की? 3। ये भी लिखवा दी कौन कौन? किराने दें आपका जैसा बताइए आपको। फिर मैंने आपको जो कंडीशन बताई दोस्तों, क्या बताया उसको अब ये बताइए। फिर मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया, क्या बताया? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर। और जीभ के आधार पर मैंने कितना बताया दोस्तों? आप बताओ, अभी आपका कमेंट देख रहा हूं। जीभ के, फिर मैंने बताया क्या? मुख द्वार के आधार पर, मुख बीवर या मुख बीवर के आधार पर। इसको मैंने बताया 4 प्रकार से होती हैं। एक क्या होता है? विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। जीभ के आधार पर 3 प्रकार का बताया दोस्तों। क्या बताया? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब जो जीभ के अगले हिस्से से बोल जाए, मध्य स्वर का मतलब जीभ के आपका बीच वाले, और पश्च मतलब जीभ के पीछे। फिर मैंने आपको बताया ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पर, ओठों के आधार पर कितने बताया मैंने? 2 बताया। एक क्या बताया? बताओ दोस्तों, ओठों के आधार पर कितने बताया मैंने? 2 बताया। अविवृत मुखी, विवृत मुखी। फिर आपको 5वां जो मैंने बताया वो क्या बताया? हवा के नाक या मुंह के आधार पर। हवा के नाक एवं मुख के आधार पर। इसमें कितने प्रकार से? 2 प्रकार से दोस्तों। और लास्ट मैंने बताया घोषत्व के आधार पर, जिसमें आपका घोषत्व के आधार में मतलब सभी ध्वनियां हैं, यानी स्वर जितने भी हैं सभी इसमें क्या आ जाते हैं, यही मैंने बताया ना। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। आप करना क्या? पूरे रिवीजन करो। एग्जाम का मतलब होता है जो क्लास देखी उसके नोट्स बनाए और नोट्स को क्या किया, फिर रिवीजन किया। जब रिवीजन करोगे दोस्तों तो आप नहीं भूलोगे जितना भी मैंने पढ़ाया। अब आप क्या करेंगे? इसे रिवीजन करेंगे दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। अब कल क्या होगा दोस्तों? हम व्यंजन पढ़ेंगे। अभी तक मैंने स्वर के बारे में पढ़ाया, अब कल व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वर्णमाला दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।